ओके, तो आज अपना टॉपिक कौन सा है? आज अपना टॉपिक है संयुक्त परिवार। कल जो रह गया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो बात की है बिल्कुल 5 मिनट में हमने बोला है समाज क्या है। आपको देखो बस एक कीवर्ड याद रखना है, एक कीवर्ड, उस टॉपिक से संबंधित कीवर्ड, तो फिर वो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। हमने बोला समाज क्या है, तो संबंधों की जटिल व्यवस्था को समाज बोला। डन है, संबंधों की व्यवस्था है तो ये दिखाई नहीं देगा, अमूर्त है। और उसी के आधार पर हमने बोला समाजशास्त्र क्या है, तो समाज का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र है। ये दो बातें हमने पहली क्लास में की, उसका क्रक्स यही निकल के आया। उसके बेसिस पे फिर हमने बोला चलो भैया देखते हैं अंदर क्या है, कुछ संस्थाएं देखते हैं। ठीक है, कुछ अवधारणाएं समझते हैं। तो परिवार की एक अवधारणा को समझा। परिवार क्या है? परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार समाज की एक इकाई है बिल्कुल है, नैसर्गिक इकाई है, मौलिक इकाई है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है, ये हमने बात की। फिर हमने बात की परिवार से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, परिवार की कुछ विशेषताएं, है ना। तो समाजशास्त्र में आपको ध्यान रखना है, जब भी अवधारणा वगैरह की बात होती है तो परिभाषाओं की बात होती है। तो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। अगर आपने बेसिक रूट समझ लिया तो उसकी बेसिस पे आप हर प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है एक दो परिभाषाएं, अर्थ उसका समझने का प्रयास करना चाहिए, रूट यही है। ठीक है, और कुछ शब्दावलियां हैं उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं दो क्लास से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको परिभाषाएं देखना है, एक दो परिभाषा, कोई भी किसी भी टॉपिक की एक दो परिभाषाएं, उसका अर्थ। अगर आपने ये समझ लिया तो आप हर प्रश्न का उत्तर समाजशास्त्र में दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो परिवार की हमने बात की थी कल, और परिवार की बात में हमने समझा था कि परिवार क्या होता है, परिवार होता क्या है, परिवार क्या होता है, कुछ बात की थी, याद है? हाँ, तो परिवार एक सामाजिक इकाई है या जैविक सामाजिक इकाई है। जैविक है ना, जैविक का मतलब बायोलॉजिकल, रक्त संबंध, है ना। जैविक सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी और बच्चे सम्मिलित होते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो यही परिवार है। उसको और डिटेल में हमने समझा था। अब उसी के बाद में एक आता है आपको टॉपिक ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार, जिसको हम कुटुंब भी लिखा हुआ है वहां पर। देखो वैसे तो कुटुंब के बारे में अगर आपको डिफरेंस करने को आ जाए कि संयुक्त परिवार और कुटुंब में डिफरेंस क्या है, तो देखो कुटुंब में क्या होता है, कुटुंब में एक जगह पे रहना, लोगों का एक जगह पे रहना आवश्यक नहीं होता है, जबकि संयुक्त परिवार का आवास स्थान एक होता है। ये मेजर डिफरेंस हो सकता है अगर डिफरेंस करने का कोई बोले तो, अन्यथा ज्वाइंट फैमिली और कुटुंब में कोई अंतर नहीं। ये मैंने आपको कल भी बोला था, परेशान नहीं होना है। कुटुंब, क्योंकि ये जो सोशोलॉजी है, आप सभी जानते हो कि सारे विषय जो है अंग्रेजी से आए हुए हैं, ब्रिटिश, है ना, ज्यादातर रिसर्च वही हुई है, वहां कुटुंब वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कुटुंब वाला कॉन्सेप्ट तो इंडियन है ना, मेजर। ठीक है, और संयुक्त परिवार आपको अंग्रेजी में भी ज्वाइंट फैमिली ही लिखा हुआ है। अंग्रेजी में भी क्या लिखा हुआ है? ज्वाइंट फैमिली। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप इसको ज्वाइंट फैमिली और कुटुंब को एक ही लेके चलेंगे। और ज्यादा अगर दिक्कत हो रही हो तो आप अंग्रेजी में कंसल्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी में भी यही लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी सब यही लिखा हुआ है ना। अब बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली की। क्या है ज्वाइंट फैमिली का अर्थ और परिभाषा? इसमें किसी को दिक्कत क्या? बहुत से लोग आ जाते हैं कि भाई कुटुंब, ज्वाइंट फैमिली, सर कुटुंब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई शंका नहीं रखना है। वैसे एक वर्ड और है जो वहां लिखा हुआ है, संघ। एक टॉपिक है ना संघ, तो संघ को ही समिति बोलते हैं। ज्यादा पॉपुलर वर्ड क्या है? समिति। उसी को अंग्रेजी में एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सिलेबस बनाने वालों ने एक सिलेबस बनाया और उसको कुछ ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, संघ वर्ड भी यूज होता है, लेकिन मेजर अगर आप बुक्स में देखोगे ज्यादातर राइटर्स समिति शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां समिति और यहां ज्वाइंट फैमिली वर्ड का यूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं ज्वाइंट फैमिली का। तो परिवार से बड़ा होगा क्या? जो सामान्य परिवार है उससे बड़ा होगा। ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए। ठीक है, तो एक विद्वान है देसाई, प्रोफेसर देसाई। तो प्रोफेसर देसाई क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर देसाई के अनुसार वह गृहस्थी संयुक्त परिवार है जिसमें 3 पीढ़ी या उससे ज्यादा के लोग एक साथ रहते हैं और परस्पर कर्तव्य वगैरह क्या करते हैं? साझा करते हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
बात समझ में आई? मेजर बातें कौन कौन सी बोली इन्होंने? मेजर बातें कौन कौन सी बोली? तो उन्होंने मेजर बातें बोली कि क्या होती है, पहली बात तो एक गृहस्थी है ना, ये बोला एक गृहस्थी है जिसमें 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं और परस्पर क्या करते हैं, परस्पर हितों से या कर्तव्यों से क्या होते हुए, जुड़े हुए होते हैं, परस्पर उनमें जुड़ाव होता है। बात समझ में आई? 2-3 चीजें। तो आपको अगर डेफिनेशन आए तो 2-3 वर्ड्स का यूज वहां पर आपको करना है, एज इट इज रटन नहीं बैठना है ना। आपको 2-3 जो कीवर्ड्स हैं हमने आपको बता दिए कि प्रोफेसर देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार वह गृहस्थी है जिसमें 3 पीढ़ी या उससे अधिक के लोग एक साथ रहते हैं और परस्पर कर्तव्य, हित, संपत्ति वगैरह को क्या करते हैं, से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कनेक्टेड होते हैं। देसाई की डेफिनेशन समझ में आई, प्रोफेसर देसाई की। चलो दूसरी डेफिनेशन है इरावती कर्वे, है ना। ये शॉर्ट नोट से आपको लिखते चलना है ना, थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, ठीक है। अंत में आपको एक काम में आते हैं, है ना, रिवीजन करने में भी काम में आते हैं। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे, ये भी एक विद्वान है इरावती कर्वे, इन्होंने भी काफी काम किया है समाजशास्त्र में, खासकर इंडियन सोसाइटी में। इरावती कर्वे का कहना है कि जो संयुक्त परिवार है वो एक छत के नीचे रहने वाला, एक स्थान पर, एक आवास स्थान पर एक छत के नीचे रहने वाला ऐसा समूह है जो एक रसोई का बना खाना खाता है और परस्पर संपत्ति आदि को साझा करता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या क्या बोला इन्होंने? पहली बात तो एक छत के नीचे रहते हैं, एक छत, एक छत, है ना, एक छत के नीचे रहने वाला लोगों का ऐसा समूह जो क्या करता है, एक रसोई, एक छत, एक रसोई और परस्पर साझा हित, साझा संपत्ति और संसाधन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई संयुक्त फैमिली है तो खेत एक ही होता है, 10 भाई भी है तो वो 10 भाई उसको साझा करते हैं, बंटवारा नहीं होता उनका। जब ज्वाइंट फैमिली, बंटवारा कब होता है, जब वो अलग अलग हो जाए, अपना अपना अलग परिवार बना ले। तो ये 2 डेफिनेशन समझ में आई क्या? कोई दिक्कत इसमें? आगे चले, चलो। अच्छा, एक और चीज रहेगी इसमें, रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं। ठीक है, रक्त संबंध। तो 4 चीजें इनकी डेफिनेशन में आई हैं, 4 चीजें इनकी डेफिनेशन में आई हैं कि संयुक्त परिवार वह समूह है जो एक छत के नीचे रहता है, एक रसोई का बना खाना खाता है और जिसके जो साझा संपत्ति वगैरह को साझा करता है और आपस में रक्त संबंधी होता है। तो आपको जो है का है वो जो है समझाने वाली चीजें उनको नहीं रटना है, आपको कीवर्ड्स को दिमाग में फिक्स कर लेना है। लैंग्वेज आपकी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, डन है ना? ठीक है, क्योंकि जो आपका चेकर भी होगा तो चेकर भी आप ये ढूंढेगा आप क्या भाई इसने ये चीजें लिखी हुई है, नहीं है, डन है ना? अच्छा, इसी के बेसिस पे अपन इसको, जब हमने परिभाषा पढ़ ली, समझ में आ गई, अर्थ समझ में आ गया, 2 विद्वानों का रेफरेंस भी ले लिया अपन ने, अब इन्हीं के बेसिस पे अपन विशेषताएं ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। अलग से कुछ काम नहीं करना है, अलग से कुछ काम नहीं करना है, बस इन्हीं परिभाषाओं के बेसिस पे कुछ विशेषताएं ड्रॉ करने का प्रयास करना है। इस पे अगर काम कर लिया तो विशेषताएं अपने आप निकल जाएगी, विशेषताएं अपने आप निकल जाएगी। देखो, क्या संयुक्त परिवार का आकार जो नॉर्मल परिवार होता है, एकाकी परिवार, उससे बड़ा होता है क्या? हाँ, तो अपन लिख सकते हैं कि आकार एकाकी परिवार की तुलना में क्या बड़ा है ना? अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि जो संयुक्त परिवार होता है, जो संयुक्त परिवार होता है वो 2 या 2 से अधिक परिवारों का समूह होता है, 2 या अधिक परिवारों से मिलकर बना होता है, 2 या अधिक एकाकी परिवार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 या अधिक एकाकी परिवार का संगठन, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं क्या कि ये एक छत के नीचे या इनका आवास एक होता है। हाँ, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमने 2 परिभाषा पढ़ी है उन्हीं में से कुछ कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आवास
एक रसोई, कुटुंब के लिए बोला था मैंने, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि कुटुंब और ज्वाइंट फैमिली एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इफ आपको ज्वाइंट फैमिली और कुटुंब में कोई अंतर पूछे, कुटुंब और आवास एक ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुटुंब और ज्वाइंट फैमिली में कोई अंतर पूछ ही, लेकिन ये हमको अंतर बताओ ही, तो ये आप अंतर बता सकते हो उसको, क्योंकि वहां पे कुटुंब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में ज्वाइंट फैमिली लिखा हुआ है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार, है ना। कुटुंब आपका कोई टॉपिक बनता नहीं है, लेकिन जो शब्द है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुटुंब इस रूप में प्रयोग होता है, वो रक्त संबंधियों के समूह के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो कुटुंब कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में कुटुंब वर्ड लिखा हुआ है, तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई कुटुंब पूछे तो आपको ये बोलना है। मतलब आपको अगर कोई कुटुंब और ज्वाइंट फैमिली में अंतर पूछ ही ले, क्योंकि बहुत कम संभावना है, तो आपको यह बताना है कि कुटुंब जो है वो रक्त संबंधियों का समूह होता है, जिसका एक स्थान पर होना जरूरी नहीं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली क्या है? उसके लिए आवास का एक होना जरूरी। हाँ, ये लक्षण है, हम जो पढ़ रहे हैं वो अवधारणा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, मॉडल है, आपको जो वास्तविकता में दिखाई देगा वो इससे अलग दिखाई देगा, ठीक है। ये मॉडल है, ठीक है। आपको इसमें से सारे लक्षण किसी ज्वाइंट फैमिली में दिखाई नहीं देंगे, है ना। आपको इसमें से कुछ लक्षण दिखाई देंगे। आपको 10 लक्षण हमने बात की, 10 लक्षणों में से हो सकता है आपको 6 लक्षण दिखाई दे, है ना। आपको अगर ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई संयुक्त परिवार के लक्षण है, क्योंकि सोशल साइंस में कुछ भी 100% नहीं है ना। तो इस बात में आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो अवधारणा है, ये कोई गणित नहीं है कि भाई 100% 10 के 10 पॉइंट मिलेंगे, है ना। कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, तो फिर हम उसको चैलेंजेस के रूप में देखेंगे कि संयुक्त परिवार के विघटन के रूप में। जो आप बात कर रहे हो वो संयुक्त परिवार का विघटन ही तो है। एकाकी परिवार बन रहे, लोग शहरों में आ रहे हैं, तो वो हमारा आगे वाले एक्सपेंशन है। अभी हम एक बात कर रहे हैं कि ये बेस है, ये मॉडल है, ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हम उसको संयुक्त परिवार बोलेंगे। डन है? और कोई दिक्कत नहीं? एक आवास, एक रसोई, ठीक है। अच्छा, और क्या बात की अपन ने? हाँ, साझा संपत्ति, हाँ ना। क्या एक है एक से? हाँ, दो, ये लिखे जाए ना। अच्छा, पीढ़ियां, है ना, 3 पीढ़ियों के लोग, है ना, ऐसा देसाई ने बोला, तो आप बोल सकते हो 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रहते हैं, या कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि देसाई के, प्रोफेसर देसाई, है ना, ब्रैकेट में हो गया। संपत्ति को क्या करते हैं? संपत्ति को करते हैं साझा, है ना। आपस में क्या होते हैं? रक्त संबंधी होते हैं, आपस में रक्त संबंधी होते हैं। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7 हो गए, ठीक है। अच्छा, अपन और कुछ एक्स्ट्रा इन परिभाषाओं से इतर, क्योंकि हमारी सीमा क्या है? हमको एग्जाम क्रॉस करना है, हमको कोई विद्वान बनना नहीं है, ठीक है। तो अपन 2 ही परिभाषा ले रहे हैं। 50-50 परिभाषा है, जब आप एमए वगैरह कुछ करते हैं तो, या तो 50-50 परिभाषा है, तो अपन सब परिभाषाओं लिखने लायक है नहीं, क्योंकि अपने को उतना टाइम नहीं है, तो इसी परिवार में पीएचडी, इसी टॉपिक में पीएचडी हो जाएगी। तो अपन 2 परिभाषाओं के आधार पर तो ये निकाल ली, कुछ विशेषताएं 1-2 एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, जो कुछ विद्वानों ने बोली हुई हो सकती है, ठीक है। तो हमने बोला संपत्ति को साझा हो गया। हम ये बोल सकता है कि आपस में उत्तरदायित्व की भावना होती है। संयुक्त परिवार के लोगों में आपस में उत्तरदायित्व, एक दूसरे का उत्तरदायित्व साझा करते हैं ना, तो अपन बोल सकते हैं उत्तरदायित्व की साझा, उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है। डन। और क्या बोल सकते हैं भाई? और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता है, संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता है, और सारे मतलब 10 बेटे मान के चलो, तो 10 बेटे जो कमा के लाते हैं, ठीक है, वो किसको देते हैं? मुखिया को। फिर मुखिया डिसाइड करता है कि करना क्या है, डन है। तो एक मुखिया जिसके पास में सत्ता, है ना, एक मुखिया होता है जो क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है संयुक्त परिवार को, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, ठीक है, पर्याप्त पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और बोल सकते हैं, एक और बोल सकते हैं,
जो संयुक्त परिवार के लोग हैं, संयुक्त परिवार के लोग हैं, उनमें मोर और लेस समरूपता होगी, लिविंग स्टैंडर्ड उनका एक जैसा होगा। किसी घर में जब संयुक्त परिवार है तो जो बॉस है, मुखिया है, वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है। तो ऐसा थोड़ी है कि दो भाई है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, कि एक मर्सिडीज से चल रहा है और दूसरा रिक्शा से चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बैलगाड़ी से चल रहा है तो दूसरा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा साइकिल से चले। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड लगभग क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं संयुक्त परिवार में क्या होती है, समरूपता। लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होता है, जीवन शैली एक जैसी होती है। ठीक है, हो गया, लगभग सारा हो गया। ठीक है, अच्छा, धर्म का आधार प्रबल होता है संयुक्त परिवारों में। हाँ, रूढ़ियां होती है, परंपराएं होती है ना। महिलाओं की स्थिति भी वो हो सकती है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए जो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेजरली आपको कौन से पॉइंट्स लिखना है, ये वाले पॉइंट्स। डन है। ये कुछ लक्षण है जो संयुक्त परिवार में प्रायः दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इनमें से आपको 5-6 लक्षण भी दिखाई दे तो आप उसको संयुक्त परिवार बोल सकते हो। और अगर इसमें से कुछ दिखाई ना दे तो आप बोलोगे कि नहीं यार, ये संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है या संयुक्त परिवार से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी आप डिसाइड करते हो इससे, ये संयुक्त परिवार के में कितने गुण है और कितने नहीं है। डन। अच्छा, एक आगे चलें, इसमें दोष या सीमाएं, संयुक्त परिवार के दोष या सीमाएं। संयुक्त परिवार के दोष या सीमाएं, क्या दोष या सीमाएं हो सकती है भाई संयुक्त परिवार की? अच्छा देखो, हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है। ठीक है, अपने आप में इंडिविजुअल, अपनी भावनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं। क्या संयुक्त परिवार उस भावना अपेक्षाओं का सम्मान कर पाता है? क्या उसकी भावनाओं की पूर्ति कर पाता है? क्या हीरा ठाकुर को शादी हुई क्या जिससे जा रहा था? मतलब पहले है ना, पहले तो भाग गया। मतलब हीरा ठाकुर की भावनाओं का सम्मान किया क्या उसके पिताजी ने? नहीं किया ना। देखिए ना सेटबैक्स वाली पिक्चर, हीरा ठाकुर की भावना का सम्मान नहीं हुआ। हर किसी की अपनी भावना है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन मुखिया डिसाइड करता है कि तुमको पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो भावनाओं की उपेक्षा करता है कौन? संयुक्त परिवार। भावना की उपेक्षा, बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है यार ये तो, भावनाओं की उपेक्षा। ठीक है, सदस्यों की भावना, क्योंकि इंडिविजुअल की अपनी भावनाएं भी होती है। कोई एक संस्था या एक व्यक्ति दूसरों को डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज कि स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं में असंतोष ज्यादा पाया जाता है संयुक्त परिवारों में। क्यों? इसका रीजन क्या है? महिलाओं में का असंतोष, यह भी एक पॉइंट बनता है। ठीक है, विमेन आर अनसेटिस्फाइड विद ज्वाइंट फैमिली, है ना। उसका रीजन ये है कि महिलाओं में अपनी गृहस्थी बसाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति पाई जाती है ना। अलग घर, देखो जैसे शादी होती है, शादी होने के पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, शादी के कुछ दिन होते हैं और फिर ऐसा कि अपने को उधर घर बनाना है, ये करना है, नैसर्गिक प्रवृत्ति अलग गृहस्थी बसाने की, और वो डिसाइड करते। तो महिलाओं में असंतोष ज्यादा है ना, महिलाओं में असंतोष। महिला मोटा क्यों चल रहा है यार, असंतोष। महिला असंतोष ना, 2 पॉइंट। तीसरा महिलाओं से ही रिलेटेड है, कार्यों का असमान वितरण संयुक्त परिवार में, है ना। गोपी बहू ज्यादा काम करती है ना, और एक बहू घूम रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रसोई में हमेशा कौन है? गोपी बहू। कार्य का वितरण असमान है ना। एक तो बस ऑर्डर दे रही है, सास जो है तो ऑर्डर दे रही है कि रसोई में कौन था, है ना। रसोई में तो जब भी ढूंढा तो कौन मिली? गोपी बहू। और दूसरी वाली कहां है, पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो कार्यों का क्या है? असमान वितरण। किसी पे कार्य का लोड ज्यादा है, किसी पे कार्य का, तो ये भी एक दोष है इसका, कार्य वितरण असमान। कार्य का वितरण कैसा? असमान, असमान वितरण। यार
वितरण, है। अच्छा, इसमें व्यापार व्यवसाय करने में भी आर्थिक समस्याएं भी है, ठीक है, कोई अपना अलग व्यवसाय व्यापार नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मूलभूत स्वतंत्रताओं का अभाव होता है। एक बिंदु आप ये लिख सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीडम है व्यक्ति की, फंडामेंटल फ्रीडम क्या होती है? खाना पीना, घूमना, रहना, यही ना जीवन जीने का फंडामेंटल राइट्स यही है ना जो। तो मूलभूत स्वतंत्रताएं बाधित होती है कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से। व्यक्ति चाह के अपना व्यवसाय नहीं कर सकता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी होती है ना, व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं कर सकता, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि जब मॉनिटरी राइट्स ही मुखिया के पास में है, पैसा ही उसी के पास में है, फाइनेंशियल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही डिसाइड करेगा कि तुमको कौन से कपड़े पहनना है, कब साड़ी लेना है, ठीक है। तो मूलभूत स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती है, किसके साथ में बैठना है, किसके साथ में उठना है, किससे बात नहीं करना है, ये सब मुखिया ही डिसाइड कर रहा है। तो मूलभूत स्वतंत्रताएं क्या हो रही है? बाधित हो रही है। डन है। इसमें एक और चीज है कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो पति पत्नी और बच्चे होते हैं उनमें जो स्वाभाविक संबंध होना चाहिए वो स्वाभाविक संबंध नहीं होता। ऐसे समझते हैं, है ना। जब भी जेठालाल बात करने की कोशिश करता है उधर से बाबूजी आ गए, समझ में आ रहा है। जो पति पत्नी के बीच में जो स्वाभाविक संबंध होना चाहिए, उनको जो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, या बच्चे के बीच में, बच्चे को जेठालाल डांट रहा है, उधर दादाजी बोल रहे हैं चुप कर। अभी पिता अपने बच्चे को डांट भी नहीं पा रहा है या उससे कुछ बात भी नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के क्या है, इंटरफेरेंस इतना है लोगों का कि पति पत्नी और बच्चे के बीच में जो स्वाभाविक संबंध होने चाहिए वो स्वाभाविक संबंध क्या होते हैं, कभी कभी डेवलप नहीं हो पाते। बात ही नहीं कर पा रहा है पति पत्नी से, ठीक है, डर के मारे, और पत्नी बात ही नहीं कर पा रही है पति से क्योंकि इतने लोग हैं देखने वाले, ठीक है, बच्चों को कुछ बोले ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके बीच में कभी कभी स्वाभाविक संबंध का अभाव होता है। हमेशा नहीं होता लेकिन ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। स्वाभाविक संबंधों का कमी या अभाव पाया जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? रूढ़िवादिता इसका एक दोष है, रूढ़िवादिता इसका एक दोष है। हाँ, धर्म का प्रभाव अधिक होना दोष नहीं है। देखो धर्म, हाँ रूढ़िवादिता हमने बोला ना, उसी सेंस में बोला। रूढ़िवादिता में परंपरा, प्रथा, रूढ़ी सब कुछ आएगा, लेकिन धर्म वर्ड यूज मत करो कि धर्म कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। धर्म का अगर हम बात करें तो धर्म है कर्तव्य, धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से लिया जाता है ना। धर्म कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, धर्म का अधिक प्रभाव होना, हाँ, लेकिन धर्म जब आपकी मानवीय जो गरिमा वगैरह को बाधित करने लगे तो हम धर्म का वो हानिकारक स्वरूप भी देख सकते हैं, लेकिन धर्म अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है ना। रूढ़िवादिता शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उत्तराधिकार संबंधी विवाद संयुक्त परिवार में, है ना। 10 बेटे हैं, किसको कौन सा खेत मिलना है, और उसको तो अच्छा खेत दे दिया, काली मिट्टी वाला, है ना। मेरे खेत में तो पानी ही नहीं है, मेरी मेड़ ऐसी है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मेरे को ट्रैक्टर चाहिए था, ठीक है। तो जब संयुक्त परिवार होते हैं, जब बंटवारे का समय होता है तो उस समय बहुत विवाद। आज भी संपत्ति हस्तांतरण करने चले जाओ, नानी याद आ जाती है। मतलब नगर पालिका वाले घुमा देंगे, वकील आपको घुमा देंगे, संपत्ति हस्तांतरण ही नहीं हो पा रही है, यहां से साइन लाओ, वहां से साइन लाओ, और आपस में विवाद अलग, साइन करने ही नहीं जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो विवाद बहुत तगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाते हैं, मारकाट तक पहुंच जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, मेड़ पे से विवाद, भाई लड़ रहे हैं। तो उत्तराधिकार संबंधी संपत्ति को लेकर विवाद होते हैं। आइए 8 एक पॉइंट अपने हो गए हैं। ये पेन पता नहीं आज इतना क्यों चल रहे हैं, है ना। ये 8 दोष, तो 2 चीजें हमने देखी, संयुक्त परिवार की विशेषताएं जो आपको समझ में आई होंगी, और उसमें से कुछ निहित दोष होते हैं या सीमाएं होती हैं, उनको हमने पढ़ा, ठीक है। ये तीसरी चीज अपने को देखना है, संयुक्त परिवार में जो परिलक्षित परिवर्तन है, जो चेंजेस आ रहे हैं संयुक्त परिवार में, ठीक है। चेंजेस कौन कौन से देखने में आ रहे हैं भाई? संयुक्त परिलक्षित है ये, है ना, परिलज्जित नहीं है, परिलक्षित है। परिलक्षित संयुक्त परिवार में परिलक्षित मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, जो परिवर्तन आए हैं संयुक्त परिवार में। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या है संयुक्त परिवार में, जो अब आप बात कर रही थी ना कि वो अब यहां बोलना है अपने को कि संयुक्त परिवार का मॉडल तो वो था, लेकिन अब उसमें ऐसा परिवर्तन आ चुका है जो आप बोल रहे थे, है ना। तो क्या है,
सबसे पहला तो परिवर्तन हुआ है आवास व्यवस्था में, परिवर्तन हुआ है। आवास व्यवस्था में कैसा परिवर्तन हुआ है, समझना है इसको बात को। अगर कहीं पुराने टाइप का संयुक्त परिवार है भी तो उसमें कैसा परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन। आवास व्यवस्था में कैसा परिवर्तन हुआ है, आंतरिक परिवर्तन। मतलब कि आजकल लोग एक साथ रहते हैं, एक रसोई में बना खाना भी खाते हैं, लेकिन उनके अपने अपने कमरे हैं, उनके अपने अपने कमरे हैं और वो अपने अपने कमरों में अपने अपने तरीके से खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो व्यक्ति है, आज जो संयुक्त परिवार में व्यक्ति रह भी रहा है, तो सारा का सारा पैसा जाके मुखिया को नहीं दे रहा है, वो उसको कुछ पैसा खर्च चलाने के लिए दे रहा है, बाकी पैसा अपने पास रख रहा है। 4 भाई है तो 4 भाई अपना अपना अलग अलग कमा रहे हैं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था तो थोड़ी सी खत्म हो गई ना, खेत पे डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, लोग कहीं नौकरी करने लगे, कुछ और काम करने लगे, इतनी सहूलियत तो मिल गई। जो फाइनेंशियल मुखिया के पास में एक छत्र होता था कि सारे लोग जाके उसको पैसा दे देते थे, अब वो नहीं होता। खर्च चलाने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए उनको पैसा दे दिया जाता है, बाकी पैसा अपना सेविंग में रखते हैं। फिर उस सेविंग का यूज वो काय में कर रहे हैं, अपना जो कमरा होता है उसमें किसी ने कोई अलमारी ले आया, किसी कोई फ्रिज ले आया, तो सबके जो घर का अंदर का स्ट्रक्चर है, आंतरिक परिवर्तन हुआ है। पहले यह होता था कि मुखिया ही बोलता था कि किसी के, सबके घर में एक एक टीवी लग जाएगी, तो सबके घर में एक एक टीवी लग गई, मतलब एक जैसा कमरा होता था सबका। आज चूंकि फाइनेंशियल लोगों के पास में पैसा आ गया है, हर व्यक्ति के पास में अलग अलग तरीके से, किसी के पास में कम, किसी के पास में ज्यादा। तो 2 भाई है तो एक भाई के घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, दूसरे भाई के घर में पंखा है, फ्रिज नहीं है, मटका है। ठीक है, तो ये आंतरिक परिवर्तन आ गया, पहले ऐसा नहीं होता। तो आवास व्यवस्था में आंतरिक परिवर्तन, ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। सेकंड, पहला है आवास व्यवस्था में आंतरिक परिवर्तन, आवास में परिवर्तन आंतरिक है ना। इंटरनल जो उनके कमरे हैं, उनकी सजावट वगैरह में परिवर्तन। आप जाके देख भी सकते हो, कई जगह पे ऐसा दिखेगा भी आपको कि 2 भाई हैं, दोनों के कमरों में आपको अंतर लग जाएगा। एक अगर 50,000 कमा रहा है तो उसका कमरा थोड़ा सा अलग तरीके से सजा रहेगा, एक 10,000 कमा रहा है तो उसका अलग तरीके से सजा रहेगा, उसके पास में संसाधन कम है ना। दूसरा, भोजन की व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। भोजन, हम बोल रहे थे कि एक रसोई में बना खाना खाते हैं, वो तो ठीक है, एक रसोई में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। आपने देखा भी होगा फिल्मों वगैरह में, जब बड़ी बड़ी फैमिलीज होती तो एक साथ बैठते थे। फिर महिलाएं, अपने भी घरों में देखा होगा पहले कि एक साथ सारे पुरुष बैठ गए, फिर महिलाओं ने जाके उनको बांटा, फिर महिलाएं बैठी, फिर महिलाओं ने खाना खाया। इस टाइप से एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज क्या हो गया, आज ये हो गया कि हो सकता है भाई जॉब टाइमिंग्स अलग अलग हो, काम के घंटे अलग अलग हो, तो कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो भोजन की व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरी चीज कि ऐसा भी हो जाता है कि भाई चलो खाना एक साथ में बन गया, लोग अपने कमरे में ले जाके खा रहे हैं। ठीक है, तो ये भोजन की व्यवस्था भी क्या हो गई, संयुक्त परिवार में चेंज हो गई है। बात ये समझ में आ रही है क्या कि भोजन की व्यवस्था में अलग अलग समय में खाना खाने लग गए हैं लोग, और अलग अलग कमरों में ले जाकर भी खाना खाने लग गए। तो भोजन की व्यवस्था में आंतरिक, ये वर्तमान में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं संयुक्त परिवार में, है ना। अच्छा, जो हमने पहले बात की आर्थिक योगदान, तो हमने बोला कि पहले क्या होता था कि व्यक्ति पूरा का पूरा पैसा ले जाके मुखिया को दे देता था, लेकिन आज उसका आर्थिक योगदान क्या हो गया है, सीमित, है ना, सीमित, हाँ कम या सीमित हो गया है। तो हम एक पॉइंट और बना सकते हैं। दूसरा बोला हमने भोजन की बात की, भोजन में भी परिवर्तन आया है। और तीसरी बात क्या की, सीमित आर्थिक योगदान। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। सीमित आर्थिक योगदान, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, सीमित आर्थिक योगदान, क्योंकि वो कुछ अपने घर में सजावट तभी कर पा रहा है जब उसके पास में पैसा सेविंग बच रहा है। जब वो पूरा का पूरा दे देता था तब उसके पास में बचता ही नहीं था, तो अपने घर को सजाएगा कैसे। आज पैसा बच रहा है तो फिर वो अपने आवास में भी, अपने रूम को भी अलग तरीके से सजा रहा है। भोजन में भी देखो, कभी बाहर ही खाया, पता चला मेस में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये पैसा बचने से ही सब कुछ हुआ है। अच्छा, आज निजी संपत्ति का अधिकार मिल गया। हमने संयुक्त परिवार के मॉडल में बात की कि संपत्ति कैसी होती थी, साझा संपत्ति होती थी, है ना। ठाकुर साहब का एक ही पूरा खेत वगैरह जो भी है, पूरी संपत्ति, और वो सबका अधिकार साझा। हीरा ठाकुर भी है, उसके 1-2 भाई भी हैं, सबकी संपत्ति। लेकिन आज परिवर्तन हो गया, आज व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति भी रह सकता, क्योंकि पैसा बचा, आर्थिक योगदान सीमित हुआ, पैसा बचा। पत्नी ने बोला चलो सोने के वो लाते हैं, कड़े लाते हैं, ये क्या कान वाले लाते हैं, वो उसकी संपत्ति हो गई ना। या फिर पत्नी ने बोला कि अपन अपने लिए नया प्लॉट देख लेते हैं,
ठीक है, तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया, कुछ पैसे बचाए और कहीं पे जाके प्लॉट ले लिया। ये पहले के संयुक्त परिवारों में संभव नहीं था कि कोई व्यक्ति निजी संपत्ति खरीद सकता था, लेकिन आज का जो संयुक्त परिवार है उसमें यह संभव है। आज ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि संयुक्त परिवार में आदमी रह रहा है और उसने कहीं जाके प्लॉट ले लिया है, कुछ अपने आभूषण ले लिए हैं, गहने ले लिए, क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा मनी बच रहा है। ये तीसरा पॉइंट हो गया ना। तो निजी संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति मतलब भूमि, आभूषण वगैरह वो अपना निजी खरीद सकता है। पहले पूरा का पूरा जो मुखिया होता था, पूरा घर होता था, वो एक खरीदता था, है ना। अच्छा, धार्मिक आस्था में कहीं ना कहीं कमी आई है। धार्मिक आस्था और उसके संपादन में कमी आई है। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे तो वहां धार्मिक आस्था, मूवीज में आपने देखा होगा, सुबह सुबह उठ के सारे लोग मिलके वो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आजकल संभव नहीं है भाई। कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई कभी खा रहा है, कभी जा रहा है, ठीक है। धार्मिक आस्थाओं में कमी और उसके संपादन में और कमी। शादियां 8-10 दिन पूजा पाठ चल रहा है। मतलब अभी भी होता है कि भाई गांव में कोई देवी देवता, कुल देवता की पूजा होती है तो अभी भी लोग जाते हैं, लेकिन कम हो गया। पहले यह होता था कि जाना ही जाना है। आपने देखा होगा कि नहीं, वो गांव में पूजा है, जाना ही जाना है। लेकिन आज यहाँ आ गए सिटी में, अरे छोड़ो यार, इधर ही कर लेते हैं, कुछ जो भी है, ठीक है। आस्था है थोड़ी सी कमजोर, ठीक है, क्योंकि तार्किक व्यक्ति बन गया है ना। अब उसको अगर उसमें कुछ तर्क समझ में आता है तो ही जाता है, नहीं तो फिर बोलता है छोड़ो यार, छोड़ो देखेंगे कुछ अपना करियर वगैरह, देखो कहाँ इधर उधर भटके। ऐसा हो गया था। धार्मिक आस्थाओं में कमी और उनके संपादन में भी कमी, है ना। हो गया ये बात, धार्मिक आस्थाओं में कमी और उनके संपादन में भी कमी। धर्म, है ना, कमजोर। धर्म का पक्ष क्या हो गया, कमजोर। एक बिंदु यह है कि सोशल मोबिलिटी बढ़ गई है। ये वर्ड ध्यान रखना, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। आप अपना सोशल स्ट्रक्चर कम ज्यादा किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक ही परिवार में 2 भाई है, एक का सोशल स्टेटस ज्यादा, दूसरे का कम हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता के साथ में स्थान संबंधी गतिशीलता भी बढ़ी है। मतलब पहले व्यक्ति होता था, एक गांव में रह रहा है तो वो बाहर जॉब करने या बाहर काम करने तभी जा सकता था जब उसका परिवार अलाउ करे, क्योंकि पैसा तो उसके पास में, मुखिया के पास में, वो अलाउ ही नहीं करता था। उसको जब जरूरत होती तो बेचता था, जा ये पैसे है, ये सामान लेके आ। तो बस इतनी ही गतिशीलता होती थी, ठीक है। लेकिन आज चूंकि उसके पास में पैसे हैं तो अपने स्थान को कभी भी चेंज कर सकता है। तो स्थान संबंधी गतिशीलता भी बढ़ी है और सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ी है। सामाजिक मेल मिलाप, क्योंकि व्यक्ति अपना डिसीजन क्या ले रहा है, खुद ले रहा है। तो वो किसके साथ में उठना बैठना है वो खुद डिसाइड कर रहा है। नेताजी के साथ में बैठना है, चोर उचक्कों के साथ में बैठना है, ये भी तो एक मोबिलाइजेशन है। डाउनवर्ड मोबिलाइजेशन हो सकता है भाई, उसको किसके साथ में बैठना है, उठना है, खाना पीना है, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करने लगा है। तो सामाजिक गतिशीलता और स्थान संबंधी गतिशीलता, 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। सामाजिक गतिशीलता और स्थान संबंधी गतिशीलता में परिवर्तन, ठीक है, बढ़ोतरी है ना, बहुत तेज हो गया है। सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण, ये तो संयुक्त परिवार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे मैं वैसे ही दे रहा हूं। वैसे भी सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई है। आपने देखा होगा इंदौर में कोई एक व्यक्ति आया, उसने अपनी एक दुकान खोली, ठीक है, वो दुकान चल गई, ठीक है, वो कुछ 10, 20, 50 हजार रुपए लेके आया था, आज उसके पास में करोड़ों की संपत्ति है 2-3 साल में। होता है ऐसा, आप अपने आसपास एग्जांपल दे सकते हो, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति। उसने 1-2 साल में ही अपनी सोशल पोजीशन चेंज कर दी। यहां तेजाजी नगर में रहने वाला व्यक्ति विजयनगर में जाके घर लेने लगा। तो ये पहले संभव नहीं था। ओवरऑल सोशल मोबिलिटी आदमी की बढ़ी है, क्योंकि पैसा कमाने के सोर्सेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो व्यक्ति चाहे तो अपनी सोशल पोजीशन बदल सकता है। और सेम चीज अप्लाइज टू फैमिली में भी यही हुआ है कि क्योंकि निजी संपत्ति का आपको अधिकार मिल गया है तो आप भी अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सोशल मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, महिलाओं को स्वतंत्रता मिल गई, ज्यादा फ्रीडम मिल गई है क्या? हाँ, पहले वही होता था कि पर्दे में रहना है, ज्यादा बात नहीं करना है ना। ससुर जी आ जाए
तो कहीं निकल जाना इधर उधर, है ना, मतलब इधर उधर मतलब घर में ही कहीं पे छुप जाना है या जो भी है, सामने नहीं आना है, कुल मिला के ये सारी चीजें थी। कहीं काम करने नहीं जा सकती थी, ठीक है, कि हमारी महिलाएं काम नहीं करेगी। आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे पुराने जमाने में, अगर किसी को नौकरी भी लगती थी तो महिलाओं को नौकरी करने नहीं दी गई, ऐसा होता था। लेकिन आज ये नहीं है, महिलाएं अपनी डिसीजन मेकर्स खुद है। माई वे इज अ हाईवे, ऐसे ही चल रहा है ना, सब अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो क्योंकि जब मेन चीज होती है पैसा, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट, हर चीज फाइनेंस से चलती है। जिसके हाथ में पैसा है वो चीजों को कंट्रोल करता है, ये बात ध्यान रखना। कहीं पर भी देखो, वित्त मंत्रालय कभी कोई किसी को नहीं देता, जिसकी सरकार वो वित्त मंत्रालय अपने पास में रखता है ना, कोई भी दे दे। क्यों? क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा कि किसको देना है, जिसको परेशान करना है पैसे ही मत दो उसको। समझ में आ रहा है ना? तो अब मुखिया के हाथ में पैसा रहा ही नहीं तो किसको कंट्रोल करेगा? वो परिवार के सदस्य को कंट्रोल कर पाता था क्योंकि उसमें उसके पास में तिजोरी में पैसा भरा रहता था, तो उसको अगर किसी को देना है तभी देता था, नहीं तो नहीं देता था। आज उसके पास में पैसा नहीं है तो पावर नहीं है, पावर नहीं है तो ना महिलाओं को कंट्रोल कर पा रहा है, ना घर के पुरुषों को, ना बच्चों को कंट्रोल कर पा रहा है ना, ये वाली चीज हो गई है। और बच्चों की संख्या भी सीमित हो गई है भाई। पहले तो पूरी क्रिकेट टीम घूमती थी संयुक्त परिवारों में, ऐसे ही है ना, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। भाई क्रिकेट टीम 11-11, 22 ऐसे ही मिल जाते थे, ठीक है, और आपस खेलते। तो बच्चों की संख्या क्या हो गई है? सीमित हो गई, कम बच्चे हो गए। तो ये भी एक समस्या है ना, समस्या बोल रहा हूं, ये भी एक परिवर्तन है, समस्या नहीं है बच्चों की संख्या कम होना, परिवर्तन है। ये 6-7 परिवर्तन देखे अपन ने, 8 परिवर्तन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहना भाई ना, पेन चलाते रहना अपना, है ना। पेन चलाने से एक्टिव रहते हैं, मस्तिष्क भी एक्टिव रहता है थोड़ा थोड़ा। वर्ड्स मतलब कुछ कुछ कीवर्ड्स, अपने को ज्यादा कुछ तो नहीं करना है ना, वर्ड्स। क्योंकि कुछ चीज हो सकती है आपको जो नोट्स मिल रहा है उसमें ना हो, ठीक है, कुछ चीज मेरी तरफ से मैं एक्स्ट्रा भी बोल सकता हूँ, इसलिए बस बात, ठीक है। अब क्या कारण है कि संयुक्त परिवारों का विखंडन हो रहा है? ये विखंडन ही है ना जो परिलक्षित, पहले जैसी स्थिति तो नहीं रही। जो हमने बात की उसके लक्षणों में वैसे लक्षण तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। 3 पीढ़ी के लोग तो मुश्किल से चश्मे, कहीं दूरबीन से ढूंढने दे जाओगे तब जाके कहीं 3 पीढ़ी एक हाथ जगह पे कहीं पे दिखेगी। मतलब मेरे इतना सर्कल में मैं बस एक मेरे मित्र को जानता हूं कि जो 3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रह रहे हैं, मतलब वो अलग ही रह रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा घर ही अलग बनाया है खेत में, ठीक है। तो उनके मतलब पूरी फैमिली में 120 एक लोग, मतलब जो भी है, ठीक है, तो वो रहते हैं। बाकी तो और मैंने कहीं 3 पीढ़ी के लोग नगण्य, बहुत कम। आजकल क्या हो गया, ये सब विखंडन हो गया। बच्चे हो सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या होता है, जैसे बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, दादा दादी एक के साथ में रह रहे, वो बच्चा कहीं और चले गया। समझ में आ रहा है ना? 3 पीढ़ी का मतलब जितने बच्चे हैं वो भी साथ में रहे और उनके बच्चे भी साथ में रहे, ठीक है। होता क्या है, 3 पीढ़ी तो रह रही हैं, लेकिन क्या हो गया, पिता है और पिता का बच्चा है, 4 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चे के साथ में माता पिता रहने लग जाते हैं, 3 बच्चे अपना अपना अलग चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही? मतलब कुल मिलाकर विखंडन तो हो रहा है, पहले जैसे संयुक्त परिवार तो नहीं है। एक तो संख्या भी कम हो गई है ना। हम जेठालाल के परिवार को भी संयुक्त परिवार कह सकते हैं, दादा रहते हैं, अपने उनके बेटे जेठालाल रहते हैं, फिर टप्पू, है ना, टप्पू रहते हैं, तो वो भी संयुक्त परिवार हो सकता है। लेकिन यार वो पहले जैसे संयुक्त परिवार तो नहीं है, ठीक है। खैर ये अलग बात है कि उसका कोई भाई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। हमने बस एक मॉडल की बात की, और मॉडल हमने बस ये जाना है कि विखंडन तो हो रहा है, जैसा मॉडल है वैसा है नहीं है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, मॉडल इसके विखंडन के, संयुक्त परिवार के, ज्वाइंट फैमिली के विखंडन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ज्यादा बात कर ली क्या अपन ने? टाइम आधा घंटा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कारण तो ये है, सबसे पहला कारण एक मेजोरिटी में बात कर लेते हैं, एक ऐसी समझा देता हूं इस बात को। देखो, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के साथ साथ में नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन, लोग जॉब करने बाहर जाने लगे, आर्थिक आवश्यकताएं, निजी संपत्ति का अधिकार, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, एक तो खेतों पर जो ज्यादा निर्भरता है वो कम हो रही है, लोगों काम की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं तो अपना अलग रह रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, तो संयुक्त परिवार तो वैसे ही टूट गए, ठीक है। महिलाओं में जागरूकता, सशक्तिकरण हो रहा है, तो ये भी एक कारण है। महिलाएं जब कमाने लगी है
तो महिलाएं कमाने लगी तो वो अपना घर अलग बनाने को देखेगी। समझ में आ रहा है? ये पावर अथॉरिटी पहले नहीं थी उनके पास में, तो ये कुछ कारण है। तो हम इसको शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो नगरीकरण एक कारण हो गया। नगरीकरण, एकल परिवारों की को प्राथमिकता दी जा रही है ना, एकल परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, ये भी एक कारण है। व्यक्तिवाद, आर्थिक दबाव, शिक्षा व कैरियर की प्राथमिकताएं, तकनीकी उन्नति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, और भी कारण हो सकते हैं। ये 4-5 कारण अपन ने समझे। और भी आप जो सोच सकते हैं, जो वर्तमान में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं, जो हम सोशल इकोनॉमिक चेंजेस देख रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हुए होंगे। चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे उदारीकरण हो, चाहे कुछ भी हो। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो यही है ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो यही है कि भाई उदारीकरण, वैश्वीकरण वगैरह ये सब है, तो इनका भी तो प्रभाव है ना परिवार पर। ठीक है, तो जितने चेंजेस हमारी समाज में हो रहे हैं, वही सारे चेंजेस जिम्मेदार है संयुक्त परिवार के विघटन के लिए। सिंपल सी बात है। तो हमने 2-4 लिए हैं, बाकी आप सोच सकते हो, जो सोचोगे वो सही है। ठीक है, डन है, इसमें कोई दिक्कत? आपसे एक प्रश्न, मतलब एक प्रश्न या एक चीज आपको कंक्लूजन में कभी डाल सकते हैं। ठीक है, कि संयुक्त परिवार का भविष्य कैसा है? संयुक्त परिवार का भविष्य कैसा है? तो देखो, संयुक्त परिवार भले ही कार्यात्मक रूप से संरचना के रूप में विघटित हो गए हो, संरचना स्ट्रक्चर के रूप में, लेकिन एज अ मनोवैज्ञानिक रूप से या एक कार्यात्मक रूप में, कार्य के रूप में संयुक्त परिवार आज भी फंक्शनल है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, संरचना मतलब पहले जैसा दिखता तो है नहीं, संरचना टूट चुकी है संयुक्त परिवार के, लेकिन कार्य के रूप में, कार्यात्मक रूप में, फंक्शनल रूप में आज भी संयुक्त परिवार विद्यमान है। आज भी जब किसी की शादी हो रही है, एक भाई बॉम्बे में, एक भाई चेन्नई में, एक भाई दिल्ली में, तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कॉल कर रहे हैं और आपस में सलाह कर रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उससे पूछताछ हो रही है, शादी के पहले वो सब मिल रहे हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। कार्य तो यही था ना संयुक्त परिवार का, कि सब मिल बैठ कर डिसीजन ले। तो कार्य के रूप में आज भी संयुक्त परिवार विद्यमान है। शादी होती तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है मुखिया होता है। आज उसके पास में पावर तो नहीं है, लेकिन उसको एक चेयर देके बिठा दिया जाता है कि देख भाई बैठ, तेरी पोती की शादी हो रही है ना। वो बैठ के बस सब उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये भी तो एक कार्य के रूप में विद्यमान है, भले एक दिन के लिए है, ये कभी कभी महत्वपूर्ण अवसरों पर है, लेकिन उसको सम्मान वगैरह उस समय मिल रहा है। तो कार्य के रूप में हम संयुक्त परिवार को आज भी विद्यमान देख सकते हैं। और एक सर्वे हुआ, विद्वानों ने किया, इनका नाम क्या है, KM कपाड़िया, SC दुबे वगैरह टाइप से लोगों ने, इन्होंने सर्वेस किए और इन्होंने ये पाया कि जो भारतीय युवा है उनकी जो मनोवृत्ति है वो संयुक्त परिवार के पक्ष में, भले ही संयुक्त परिवार है नहीं, लेकिन उनकी सोच जो है, उनको संयुक्त परिवार अच्छा लगता है ना। KM कपाड़िया है ना, SC दुबे, ये संरचना और ये वाला जो पॉइंट है वो SC दुबे ने दिया था कि कार्यात्मक रूप से आज भी विद्यमान है, श्यामचरण दुबे जो अपने MP के ही है। और KM कपाड़िया ने ये बोला कि हिंदू मनोवृत्ति जो है वो संयुक्त परिवार के पक्ष में। ठीक, 2 पॉइंट्स, ये वहां लिखा नहीं होगा, ये मैं अपने से बता रहा हूं। ठीक है, तीसरी लास्ट चीज में अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे या आप कहीं कंक्लूड करना हो इस चीज को, तो आप बोल सकते हैं कि संयुक्त परिवार भले ही विखंडित हो रहा हो, लेकिन पश्चिम के जैसे संयुक्त परिवार का भविष्य भारत में अंधकारमय नहीं है। ठीक है, बहुत इनलाइटिंग भी नहीं है, लेकिन पश्चिम के जैसा ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अंधकार। पश्चिम में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भारत में कम से कम मनोवृत्ति के रूप में विद्यमान तो है। तो पश्चिम जैसा अंधकारमय नहीं है। पश्चिम में ऐसा बोला जा सकता है कि परिवार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन भारत में क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां संयुक्त परिवार के पक्ष में है, कम से कम कार्यात्मक रूप से तो ये विद्यमान रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और अपने आप को क्या किया है, परिवार नाम की संस्था ने अपने आप को इवॉल्व किया है, नई कंडीशंस के हिसाब से क्या किया है, संयोजित किया है। एक भाई सिटी में एकल परिवार में भले ही रह रहा हो, लेकिन वो हर त्योहार पे कहां जा रहा है,
घर जा रहा है। अरे दिवाली होती है, सब यहां अपन रह रहे हैं, दिवाली होली को कहां भाग रहे हैं? घर। जिनके, अरे ऐसा ही नहीं कि अपन अकेले है, सिंगल है तो भाग रहे हैं, जो शादी करके रह रहे हैं वो भी जा रहे हैं घर पे दिवाली मनाने, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि संयुक्त परिवार का भविष्य भारत में भले ही बहुत ज्यादा उज्जवल ना हो, लेकिन वो पश्चिम के जैसा अंधकारमय तो नहीं है। ये चैप्टर कंक्लूड हुआ संयुक्त परिवार वाला। इसमें कोई प्रश्न है क्या भाई? कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं है ना? क्या खुलता है यार, ठीक है। संयुक्त परिवार विखंडन के कारण, अच्छा ये अपन ने बात कर ली है ना, विखंडन के कारण। नातेदारी व्यवस्था, हाँ हाँ, लाभ पूछ सकते हैं, लेकिन वो मतलब जो क्या होता है जब कोई घटनाक्रम चलता है सोशियोलॉजी में, है ना, या किसी भी सब्जेक्ट में, जो विद्वान लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं समाज में जो चुनौती है, ठीक है, तो आज मेजर चुनौती क्या है? लाभ की कोई चुनौती नहीं है ना। आज जो ज्यादा चर्चा विद्वानों में, सामाजिक विज्ञानियों में है, वो विखंडन को लेकर है। तो प्रश्न अगर आपको यहां से मेजर बन सकता है, एक तो विशेषताएं वगैरह तो कॉमन टॉपिक हो गए, लेकिन क्वेश्चन आपको जो बन सकता है वो विखंडन या विखंडन के कारक, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि अपने अपने मन में तो कई सारे प्रश्न आ जाएंगे, अपन उनको फॉलो करो, क्योंकि वो तो सोशियोलॉजी में सारी चर्चा कर रहे हैं लोग, विद्वान है, तो विद्वान लोग इस बातों पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को बार बार बता रहे हैं कि विखंडन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये कारक है, तो प्रश्न भी इसी बात पर बनेंगे। डन है ना? ये तो प्रश्न तो बहुत सारे यहां पर बनने की संभावना है ना। डन है, ये क्लियर है ये बात। नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था चलते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन एक दो टॉपिक लेट है ना, नातेदारी खत्म कर लेंगे, एक टॉपिक अपना पिछड़ रहा है ना। वो क्या होता है, कहीं पे अपन कुछ बात कर लेते ना, 5-10 मिनट भी अपन ने कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा बात कर ली तो वो टॉपिक थोड़ा सा डिले हो जाता है, नहीं तो आज ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले थे, कल भी अपन ने थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर ली थी। चलो, किनशिप, नातेदारी को किनशिप भी बोलते हैं अंग्रेजी में, किनशिप, किनशिप। क्या है भाई नातेदारी? अगर एक वर्ड में आपको बोलना हो, देखो आप किसी भी चीज को ना सबसे पहले उसका एक की वर्ड पकड़ा करो, नातेदारी मतलब क्या, तो सबसे पहले अगर आपको आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए सामाजिक संबंध। आपसे कोई पूछे कि नातेदारी क्या है, तो आपको एक ही बात बोलना है, नातेदारी सामाजिक संबंध, ठीक है। अब और अच्छे से समझना है, सामाजिक संबंध हमने बताए थे, सामाजिक संबंध 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नातेदारी की बात करें तो सामाजिक, कैसे सामाजिक संबंध? सामाजिक संबंध तो है, लेकिन वो कैसे हैं? तो वो सामाजिक संबंध जो समाज द्वारा स्वीकृत है, ठीक है। जैसे लिव इन रिलेशन को आप सामाजिक संबंध नातेदारी की परिभाषा में नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो सामाजिक संबंध जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं या विवाह पर आधारित होते हैं, या है ना, या तो आप किसी के बच्चे हो तो रिलेशंस बना रहे हो, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ माता पिता भाई बहन सब मिल गए उसको, ठीक है, एक संबंध तो यहां से बन गए, दूसरे संबंध बनते जब उसकी शादी होती तो उसको सास ससुर साला जीजा सब मिल जाते, ये वाले संबंध बन गए, ठीक है। तो नातेदारी क्या? नातेदारी सामाजिक संबंध है जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जो जन्म और विवाह के आधार पर बनते हैं। अच्छा, इसमें माने हुए संबंध भी आते हैं, माने हुए संबंध, ये मैं पॉइंट बोल रहा हूं, माने हुए संबंध। माने हुए संबंध मतलब क्या है कि कभी कभी बोल देता है, अभी अपन किसी को गोद ले लो, ठीक है, तो उससे भी अपनी नातेदारी जुड़ जाती है। तो विद्वान माने हुए संबंधों को भी, गोद लेना, दत्तक लेना, इसको भी किसमें मानते हैं? सामाजिक नातेदारी में मानते हैं। नातेदारी समझ में आ रही है? नातेदारी क्या है? सामाजिक संबंध है, लेकिन कैसा सामाजिक संबंध है? समाज द्वारा स्वीकृत है, लिव इन रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। इसमें केवल विवाह आएगा और रक्त संबंध आएंगे, और अगर किसी को दत्तक गोद लिया हुआ है तो आएगा, है। अर्थ समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। अगला मतलब परिभाषा, ठीक है। तो चार्ल्स विनिक, है ना, विनिक नाम लिख लेना, विनिक, चार्ल्स विनिक,
तो चार्ल्स विनिक ने बोला क्या है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, इन्होंने सेम बात की, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध जो रक्त संबंध या विवाह पर आधारित होते, सॉरी, जो माने हुए रक्त संबंधों पर, माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित। दो चीजें, एक तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, पहली चीज, दूसरी चीज माने हुए एवं रक्त संबंध। हाँ, विनिक ने नहीं बोला है, विनिक ने नहीं बोला है, ये डेफिनेशन आपको टाइप में मिल जाएगी प्रॉपर। विनिक ने ये बोला है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध जो माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, ऐसा विनिक ने बोला, चार्ल्स विनिक। एक और है रॉबिन फॉक्स, है ना, तो रॉबिन फॉक्स ने यह बोला कि वे जो वास्तविक रक्त संबंध और कल्पित समरकता वाले, वास्तविक रक्त संबंध और जिसको आपने मान लिया वही माने हुए रक्त संबंध, इन्होंने भी यही बात की, रॉबिन फॉक्स ने, ठीक है। रॉबिन फॉक्स सेम बात की, उन्होंने भी सेम बात की है। रॉबिन फॉक्स ने बोला है वास्तविक रक्त संबंध और काल्पनिक समरक्तता वाले संबंध। काल्पनिक मतलब आपने किसी, समरक्तता मतलब आपने किसी को मान लिया, माना हुआ ही, ठीक है, आपने किसी को भाई मान लिया, ये वो बोल रहे हैं, अपना कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी, अपने को कोई डेफिनेशन देना है तो अपन ने बोलेगा कि इन्होंने ये बोला है, फिर अपन क्या समझते हैं वो विशेषताओं के जरिए बताएंगे। समझ में आ रहा है ना, अपन उन्होंने क्या बोला अपन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो उनकी समझ है, समझ में आ रहा है, वो विद्वान है, इसके लिए अपन उनकी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया, उनकी समझ ये है, ठीक है। तो दो लोगों की समझ की अपन ने बात की, चार्ल्स विनिक, सबसे अच्छी डेफिनेशन वही है चार्ल्स विनिक की। मान सकते हो आप, ठीक है, मानने की तो बात है ना, मान सकते हो, लेकिन अपन जो विशेषताओं में अपन गोद लिए या दत्तक का ही प्रयोग करेंगे, है ना, अपन उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि अपने को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अपने को क्लियरिटी निकालना है ना, कंफ्यूजन वाले फेज से बाहर आके अपने को क्लियर पॉइंट, क्योंकि जो चेकर है, चेकर तो ये ढूंढेगा कि यार इसको ये गोद वाला दत्तक वाला पॉइंट पता है कि नहीं है, ठीक है, तो अपन माने हुए में उसी को लेंगे, ठीक है। बाकी जो आप बोल रहे हो कि किसी को भाई बहन बना लिया, तो वो भी हो सकते हैं, वो भी तो अपने संबंधी बन ही जाते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है भाई वो किसी विद्वान को ना समझ में आए, है ना, लेकिन दत्तक वाला पॉइंट क्लियर है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो विनिक का आपको याद रखना है, समाज द्वारा माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित, ठीक है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये चार्ल्स विनिक की परिभाषा में दो ही चीजें बोली इन्होंने, माने हुए और रक्त संबंध, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, समाज द्वारा मान्यता, तीन चीजें, है ना, इन तीन चीजों में इसकी डेफिनेशन समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है नातेदारी, तो जो हमने बात की, तो नातेदारी एक तो रक्त संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है तो उसको कई सारे संबंध मिल जाते हैं, इसी को हम रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं, है ना, भाई बहन माता पिता, है ना, जन्म लेते ही व्यक्ति परिवार के सदस्य से जुड़ जाता है, ठीक। दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी, विवाह संबंधी नातेदारी, तो विवाह संबंधी नातेदारी, विवाह के बाद में उसको ससुराल पक्ष के नातेदार मिल जाते हैं, है ना, जीजा साला ससुर, ये सब संबंध विवाह के बाद में बनते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक प्रकार और लिख सकते हो कि माने हुए रक्त संबंध, लेकिन मैं दो ही लिख रहा हूं, दो ज्यादा उचित है ना, इसमें आप दत्तक गोद लिया वाला भी पॉइंट डाल सकते हो एक प्रकार में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन दो ही ले रहे हैं, ठीक, क्लियर है, दो पॉइंट, प्रकार रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। अच्छा, विशेषताएं रह गई है क्या अपनी, ठीक है, बात कर लेंगे, अभी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, जैसा ये स्लाइड चल रही है। नातेदारी की श्रेणियां, श्रेणियां, है ना, नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी की श्रेणियों का मतलब प्राथमिक, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ग्रेड्स बना रहे हैं कि कौन कितना करीब है,
है ना। प्राथमिक नातेदार वो जो आपके डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट रिलेटिव्स, ठीक है, भाई बहन माता पिता, ठीक है, उनको हम प्राथमिक नातेदार बोलते हैं। लगभग 8 होते हैं, है ना, लगभग 8, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं किसी को, है ना, लेकिन प्राइमरी तौर पर 8, ऐसा मर्डॉक नाम के विद्वान है, इन्होंने ऐसा कैलकुलेट करके अपने हिसाब से बताया, है ना। मर्डॉक इन्होंने बोला द्वितीयक नातेदार 33, है ना, द्वितीयक नातेदार 33, है ना, संख्या याद रखना है ना, सॉरी, हाँ 33 ही है, और ये 151, 151 वो उन्होंने बोला है। नंबर्स मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता, लेकिन अपन कहीं पे अपना इंपैक्ट डालने के नाम लेके लिख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि 33 यहाँ होते हैं, 151 यहाँ होते हैं। द्वितीयक नातेदार क्या होते हैं? जो प्राथमिक नातेदार है उनका कोई डायरेक्ट रिलेटिव, जैसे भाई है बहन है, फिर बहन की शादी हो गई तो जीजा आ गया, तो जीजा क्या है? द्वितीयक नातेदार, डायरेक्ट रिलेटिव तो नहीं है, बहन का डायरेक्ट रिलेटिव हो गया, लेकिन वो जो भाई है उसका थोड़ी ना है, जीजा तो द्वितीयक नातेदार हो गया। फिर उस जीजा की कोई बहन है, जीजा का कोई पिता है, वो क्या है? और तृतीयक नातेदार हो गया, उसका जो डायरेक्ट रिलेटिव होगा वो तृतीयक नातेदार हो जाएगा। बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? आपसे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, भाई बहन है तो डायरेक्ट, है ना, फिर बहन की शादी हो गई तो उसका पति तो उसका डायरेक्ट हो गया, लेकिन जो लड़का है जो उसका भाई है उसका तो द्वितीयक नातेदार हो गया, फिर उसका कोई डायरेक्ट रिलेटिव हो गया वो तो तृतीयक नातेदार हो गया। तो ऐसी जो है चेन बनते जाती है। डन है? पहला नातेदार कौन? जो सीधे सीधे रक्त संबंधी है, जैसे भाई, ये भाई और ये बहन, है ना, फिर बहन की शादी हो गई, है ना, ये तो ये दोनों तो प्राथमिक नातेदार है, पति पत्नी। हाँ जैसे बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। ये विवाह के आधार पर हम बात कर रहे हैं, है ना, विवाह के आधार पर हमने बात की कि ये भाई है, ये बहन है, और बहन की शादी हुई तो उसका पति, तो उसका पति क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेटिव हो गया, पति और पत्नी का बीच तो डायरेक्ट संबंध है। लेकिन ये जो उसका भाई था उसके लिए तो ये द्वितीयक नातेदार हो गया। फिर ये, है ना, फिर ये जो जीजा था, जीजा का और कोई भाई बहन या कोई कुछ होगा, है ना, ये इसका कौन सा नातेदार हो गया? तृतीयक नातेदार हो गया। अपन इसके संदर्भ में बात करो, ठीक है, ये प्राथमिक, ये दोनों प्राथमिक नातेदार, ये दोनों प्राथमिक नातेदार और ये दोनों प्राथमिक नातेदार। हाँ हाँ, द्वितीयक नातेदार, प्राथमिक का प्राथमिक द्वितीयक, ठीक है, बात क्लियर है ना? ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये पड़ोस में है तो ये प्राथमिक नातेदार है सब आपस में, ठीक है, ये दूसरे लेवल पे है तो द्वितीयक नातेदार, ये तीसरे लेवल पे है तो तृतीयक नातेदार। डन? मतलब हाँ, लिखेंगे कैसे, ऐसा बोलो ना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार होता है। द्वितीयक, ये द्वितीयक नातेदार है, जीजा समझ में आ रहा है, बहन का भाई, द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार होता है ना। ये वाला, ये विवाह के संबंध पर है। आप इसको वंश के संदर्भ में भी देख सकते हो, है ना, जैसे बच्चा, बच्चे का पिता और एक दादा, तो ये हो गया प्राथमिक नातेदार, ये हो गया बच्चे का द्वितीयक नातेदार, और इसका पिता, ये बच्चे का तृतीयक नातेदार। यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें तो तृतीयक नातेदार, डन है? तो आप इसको दो पार्ट में देख सकते हैं, विवाह के आधार पर और हायरार्की या वंशानुक्रम के आधार पर, तो रक्त संबंध के आधार पर, है ना, ये दो चीज। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ये मर्डॉक ने 33 बताया, ये 151 बताया, ठीक है। इससे पहले अपन नातेदारी की विशेषताएं भी देख लेते हैं शॉर्ट में, नातेदारी की विशेषताएं भी शॉर्ट में देख लेते हैं, जो अपन ने चर्चा नहीं कर पाए, है ना। वही है, समाज द्वारा स्वीकृत संबंध है क्या नातेदारी? जो परिभाषा बात की, बिल्कुल समाज द्वारा स्वीकृत संबंध है। अच्छा, ये रक्त संबंध और विवाह के आधार पर बनते हैं क्या? बनते, ये दूसरी विशेषता होगी। इसमें माने हुए, दत्तक लिए हुए या गोद लिए हुए पुत्र भी शामिल होते हैं, ये तीसरी विशेषता हो गई, ठीक है।
और अच्छा, हाँ, नातेदारियों के स्तर होते हैं, कोई नातेदार करीबी होता है। हमने ये जो हमने पॉइंट अगला ये वाला पिछला वाला बोला, ये भी तो इसकी एक विशेषता है कि नातेदारी की श्रेणियां होती है, ये भी एक विशेषता होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, कोई भी जो सामाजिक आप संस्था बनाएंगे तो उसका वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना दी जाती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संस्था है या करती है ना। अच्छा, क्या नहीं लिख पाए? डन है, लिखवाना बोलना तो नहीं फिर से, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों की पूर्ति करती है नातेदारी, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको यूनिवर्सल पॉइंट है, आपको हर जगह डालना है, आवश्यकताओं की पूर्ति। क्योंकि समाज में ऐसी कोई चीज नहीं है, समाज में हमने जो भी चीज बनाई है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई है, चाहे परिवार हो, नातेदारी हो, कुछ भी हो, वंश हो, कुछ भी हो। हमने जब समाज पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहले दिन उसी दिन बोला था, शायद आप उस दिन होंगे नहीं, तो मैं फिर से बोल देता हूं उस चीज को, मैं उसको फिर से रिपीट करने का प्रयास करता हूं ताकि आप समझ ले, जो नहीं आए थे कि देखो, मनुष्य की, जब मनुष्य है तो मनुष्य की कुछ आवश्यकता है, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यकता। और ये आवश्यकता ही उसको क्या करती है, आवश्यकता ही अभिप्रेरित करती है कोई क्रिया करने के लिए। अभिप्रेरणा और आवश्यकता आपको जो फोर्थ पेपर में है, तो मानवीय आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर वो कुछ क्रिया करता है, और क्रिया के बदले में कोई उसके साथ में प्रतिक्रिया करता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रिया, अंतःक्रिया और अंतःक्रियात्मक संबंधों से निर्मित समूह ही समाज है। तो समाज का निर्माण ही क्यों हुआ है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो समाज के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी यूनिट्स है, वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, चाहे विवाह हो, धर्म हो, जाति हो, कोई भी हो। समझ में आ रही है ये बात? तो एक पॉइंट ये आपका यूनिवर्सल पॉइंट है, मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और नातेदारी की जो व्यवस्था है वो हर समाज में उसका स्वरूप जो है वो भिन्न भिन्न होगा। भारतीय समाज में नातेदारी अलग तरीके से होगी, अमेरिकी समाज में अलग होगी, आयरलैंड में अलग होगी, या भारतीय समाज में भी विभिन्न प्रकार के समाज है, जातियां है, तो उनमें अलग अलग प्रकार की नातेदारियों के संबंध हो सकते हैं, क्या नहीं ये बात? अगले पे चलते हैं। नातेदारी की रीतियां, किनशिप यूजेस बोलते हैं इसको, यूजेस, है ना, किनशिप यूजेस। पाँच 10 मिनट और ले लेते हैं, है ना, कम से कम ये नातेदारी वाला कंप्लीट कर लें, 10-15 मिनट का बचेगा, कल हो जाएगा। किनशिप यूजेस, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भी नातेदारी की रीतियों का मतलब क्या, तो नातेदारी का प्रयोग कैसे करना है, यूजेस इंग्लिश में, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश बार बार बोल रहा हूं, किनशिप यूजेस, किनशिप यूजेस। इसका यूज किस किस तरीके से होता है, ठीक है, उपयोग किस किस तरीके से कैसे होता है। तो नातेदारी को परिहार के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को अवॉइड करता है, एक दूसरे से दूरी बनाने का प्रयास करता है ना, बहू और ससुर, जेठ, है ना, और बहू, ये दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से क्या रहे, दूरी बनाकर रहे, परिहार, है ना। तो ऐसे संबंधों को हम परिहार के संबंध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, परिहास, कुछ नातेदारी ऐसी होती है, नातेदारी में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां हास परिहास के संबंध होते हैं, हंसी मजाक, आपस में छेड़खानी, ठीक है, देवर भाभी के रिश्ते, ठीक है, ननद भाभी, ठीक है, इसमें हास परिहास, व्यंग, कटाक्ष, इन सब, ये सब बातें होती है इसमें परिहास में, ठीक है। एग्जांपल्स आपको एक एक, माध्यमिक संबोधन, टेक्नोटॉमी बोलते हैं इसको, टेक्नोनॉमी,
माध्यमिक संबोधन मतलब कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जिसमें व्यक्ति डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेता, किसी के माध्यम से, टप्पू के पापा, अजी सुनते हो, तो ये अजी क्या माध्यमिक संबोधन है ना, मतलब डायरेक्ट वो उसका नाम नहीं ले रहा है ना। सुनो, अरे सुनो, अजी सुनो, टप्पू के पापा, गुड़िया की मां, है ना, ये जो संबंध है इसको माध्यमिक संबोधन बोलते हैं। ठीक, कई जगह ऐसा होता है ना। मातुलेय है ना, ल है, मातुलेय। ठीक है, देखो कुछ जनजाति ऐसी है जहां पिता से ज्यादा मातृ पक्ष या मामा के पक्ष, मामा जो है उनको ज्यादा, पिता से ज्यादा मामा को महत्व दिया जाता है। खासी, टोडा जैसी जनजाति में, है ना, मातृपक्षी या मामा वगैरह को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, मातृपक्षी, मामा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, मामा, पिता से ज्यादा मामा को महत्व। या मातृपक्ष को, है ना, मामा तो मातृपक्ष ही हुआ ना, तो उसको, तो इसको उन फैमिलीज को हम मातुलेय कहते हैं, है ना, मातुलेय। कि हम किसको महत्व दे रहे हैं, माता की माता के जो रिलेशन से उसको महत्व दे रहे हैं, मामा को महत्व दे रहे हैं पिता से ज्यादा। जैसे खासी और टोडा में ऐसा होता है ना। एक क्या है, पितृश्वेय, पितृश्वेय नाम से ही पता चल रहा है ना, मतलब जो ये, इसमें क्या हो रहा है पितृश्वेय में, जो ये एक्चुअली में ये यहाँ का नहीं है, ये फेनोमेना है मेलेनेशिया, है ना, मेलेनेशिया जो कंट्री है, मेलेनेशिया इसमें दिख जाएगा वर्ल्ड के मैप में आपको, है ना। तो वो मेलेनेशिया में होता है कि जो बहन होती है वो भाई के बेटे की क्या करती है, देखभाल करती है, मतलब पितृपक्ष हुआ, है ना। तो बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है, पालन पोषण, बुआ, है ना। ये मेलेनेशिया का फेनोमेना है, तो इसको हम पितृश्वेय कहते हैं। ये एक रीति है ना, पितृश्वेय। बात समझ में आ रही है, बुआ द्वारा बच्चे का पालन पोषण। ठीक है, और ये कहां हो रहा है ऐसा, मेलेनेशिया। इसमें देखो आपको 2 नंबर में ज्यादा मैं संभावना बता रहा हूं, आपको या तो माध्यमिक संबोधन, परिहार, परिहास, इनके आने की ज्यादा संभावना है ना, इनके आने की ज्यादा संभावना। और मेरे ख्याल से इसमें से एक आध आया भी है, परिहास आया है ना 2 नंबर में, और 2 नंबर में ही आएगा ये, ऐसा आपको बहुत कम संभावना है ना, 2 नंबर में आने की ज्यादा संभावना है इस चीज। बड़े में पूछा है, ठीक है, उसको देख लेंगे, वैसे कर लेंगे ना। आपको लिखा हुआ बड़े में मिल जाएगा, आपको जो मिलेगा उसमें 8-10 लाइन में एग्जाम्पल्स, 4-5-6 एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, जो लिखा हुआ दिया है उसमें पर्याप्त मैटर है ना इसी का, तो उसमें एग्जाम्पल्स अपन बढ़ा सकते हैं, और चीजें उसमें पॉइंट वाइज कर सकते हैं, है ना। सहकष्टी, 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 सहकष्टी एक्चुअली ये संबंधित है, पता है किससे, ये प्रजनन काल से संबंधित है, प्रसव अवस्था से संबंधित है, प्रसव काल से संबंधित है, महिला के प्रसव अवस्था से संबंधित है। तब जब व्यक्ति प्रसव, तो इसमें होता क्या है कि जो महिला प्रसव अवस्था में होती है उसका पति वो जो कष्ट उठा रही है, वो जो क्रियाकलाप कर रही है, वो उसके साथ साथ में वैसी क्रियाकलाप करता है। 50-50 मतलब सहकष्टी मतलब उसके कष्ट वो भी सहन, मतलब उसके साथ साथ में रहता है, वो जैसा खाना खाए, वो अगर घर से बाहर ना निकले तो वो भी घर से बाहर ना निकले। बात समझे, खासी जनजाति में ऐसा होता है ना, खासी ट्राइब में सहकष्टी मतलब कष्टों को साथ साथ में सहन करना। और ये किससे संबंधित है, प्रसव काल से संबंधित है, प्रसव काल से संबंधित, प्रसव काल से संबंधित है ना। बस 2 मिनट और ये खत्म हो जाएगा। संबंध संज्ञा है, मतलब
संबंध संज्ञाओं का मतलब क्या कि आप किस संबंध को, किस रिश्ते को किस नाम से संबोधित करते हो। तो कुछ संज्ञाएं जो थी, संज्ञाएं मतलब शब्द होता है, व्यक्ति स्थान का नाम है ना। तो विशिष्ट मतलब आपने किसी एक संबंध के लिए विशिष्ट नाम दे दिया, जैसे मामा या साला। साला बोला तो कंफर्म है कि वो बहन का भाई है, मामा बोला तो कंफर्म है कि वो क्या है, माता का भाई है, ठीक है। और वर्गीकृत संज्ञाओं में क्या है, आप वर्गीकृत है ना, वर्गीकृत संज्ञाओं में क्या है कि आपने संबंधों के एक ग्रुप को, संबंधों के एक समूह को एक नाम दे दिया। जैसे हम बोलते हैं अजा, आजी, अजा, आजी, सुना है ना, ताई, है ना। तो आजी दादी को भी बोल रहे हैं, नानी को भी बोल रहे हैं, बहुत से एक ग्रुप को आपने अजा अजा आजी बोल दिया, पूर्वजों के लिए या बड़े लोगों के लिए। ताई आपने बड़ी माँ को बोल दिया, और भी कई लोगों को ताई बोल दिया, बहन को भी ताई बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक वर्ग को आपने किसी नाम से संबोधित कर दिया, और यहां पर आपने स्पेसिफिक है ना। आप यहां मामा बोलोगे तो पता चलेगा कि मामा कौन है, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी आपको वहां पर पर्याप्त दिए गए हैं, जो एपेटाइट वाला मैटर है ना। क्लियर है, ये बात खत्म करिए नातेदारी वाली, है ना। तो दो चीजें बस 2 मिनट लूंगा, ध्यान देना भैया। हमने क्या देखा था, हमने देखा था जितना समय है अपन उस समय का पर्याप्त यूज करने के प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमने देखा था संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या, जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रहते हैं, संपत्ति साझा करते, एक रसोई में बना खाना खाते, एक छत के नीचे रहते, उसका एक मुखिया होता है। वर्तमान में भले उसमें दोष आ गए हों, लेकिन भविष्य में बने रहने की संभावना है, क्योंकि भारतीय मानसिकता इसके लिए तैयार है। डन। इसके बाद में हमने बात की किसकी, इसकी नातेदारी की। नातेदारी क्या है, नातेदारी सामाजिक संबंध है जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जो रक्त और विवाह के आधार पर निर्मित होते हैं। नातेदारी की कुछ रीतियां होती हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ठीक है। माध्यमिक संबोधन, परिहास, हास परिहास, इस टाइप की कुछ रीतियां हैं। नातेदारी में कुछ संज्ञाएं होती है, जैसे विशिष्ट और वर्गीकृत। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक के लिए, और वर्गीकृत मतलब किसी एक ग्रुप के लिए। और हमने इसमें यहां पर और क्या देखा था अपन ने इसके बीच में, हाँ, श्रेणियां देखी थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये 33 प्रकार की मर्डॉक ने बोला, और 151 प्रकार की। तो ये नातेदारी कंप्लीट हुआ, ठीक है, डन है। बचा है वंश और गोत्र, 15 से 20 मिनट का है, वो हो जाएगा।